नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, अपना समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे हम उत्तराखंड के इतिहास में अभिलेखों की। ठीक है, अभिलेखों की सबसे पहले हम कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थलों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपना समय ना बर्बाद करते हुए कालिदास की रचनाओं की ओर एक दृष्टि डालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो 7 हैं। उनमें से 4 काव्य हैं और 3 नाटक हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी 4 काव्य हैं और 3 नाटक हैं। काव्य कौन कौन से हैं? ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। और आपके जो 3 नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्र और आपका विक्रम मोह और आपके अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये तो बात थी हमारी कुल रचनाएं उनकी कितनी हैं। अब बात करते हैं कि किन किन रचनाओं में उन्होंने उत्तराखंड का वर्णन किया है। तो आइए सबसे पहले हम एक दृष्टि डालते हैं रघुवंश की तरफ। तो देखिए, इनकी एक जो रचना है रघुवंश, इस रघुवंश रचना में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था रघु। ठीक है, उनके द्वारा हिमालय वासियों से युद्ध का जिक्र इस रघुवंश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है जिसका इन्होंने इस रघुवंश में वर्णन किया है। और वो जो आपका आश्रम है वो गौरी गुरु पर्वत पर गंगा जी के तट पर अब चर्चा करते हैं कुमार संभव पर। ठीक है, इनकी जो रचना कुमार संभव है उसमें 14 इसके जो 14 श्लोक हैं उनमें हिमालय क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, कितने? 14 श्लोकों में हिमालय क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, प्रश्न बन जाता है कि कुमार संभव में कितने हिमालय क्षेत्रों का वर्णन है? तो 14। ठीक है, 15वें श्लोक में भागीरथी, गंगा तथा देवदारू वन का विवरण है। ठीक है, देवदारू मतलब जिसे देवदार बोलते हैं। देवदार एक वृक्ष होता है जो कि पर्वतों पर पाया जाता है। ठीक है, तो इनके जो 15वें श्लोक है, 15वें श्लोक में कुमार संभव के उसमें भागीरथी नदी, ठीक है, और गंगा नदी और देवदार वृक्ष का देवदार जो देवदार के जो वृक्ष होते हैं उनके वन का विवरण करा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेघदूत की। अब मेघदूत भी इनकी रचना है। मेघदूत में इन्होंने पूर्व मेघ में कनखल हरिद्वार का विवरण किया है। ठीक है, और इनके उत्तर मेघ में अलकापुरी का विवरण उल्लिखित है। ठीक है, अलकापुरी भी हमारी उत्तराखंड में ही है और हरिद्वार भी हमारे उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आविज्ञान शकुंतलम की। आविज्ञान शकुंतलम में सबसे पहले बताया गया है कि एक मालिनी नदी है। इस मालिनी नदी की भी चर्चा करी गई है जो कि उत्तराखंड में है। और दूसरा कंड आश्रम के का भी संपूर्ण विवरण दिया गया है। ठीक है, कंड आश्रम में एक एक घटी घटना का, जितना भी घटनाएं घटी हैं उनका सबका संपूर्ण विवरण जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम में दिया गया है। दूसरा, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम की जो कथा है उसका भी विवरण इस अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। तीसरा, जो भरत, इन दोनों का जो पुत्र था भरत, उस भरत के जन्म का जो जन्म हुआ है उस भरत के जन्म काल की भी पूरा विवरण इस अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे उत्तराखंड में ही घटित हुई हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके अलावा अन्य स्थलों की। ठीक है, अन्य स्थलों में सबसे पहले हम कैलाश की बात करते हैं। कैलाश जो है कालिदास ने इसे गंधमादन की एक शिखा बताया है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि गंधमादन की एक शिखा कैलाश को किसने बताया है, तो कालिदास ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रीड़ा शैल की। क्रीड़ा शैल जो है अलकापुरी में यक्ष भवन में बावड़ी निकट का टीला है। ठीक है, अगर आ जाए बावड़ी निकट का टीला कहाँ है तो आप कहाँ बताएंगे? अलकापुरी में। ठीक है, अलकापुरी में यक्ष भवन में बावड़ी निकट का टीला है। ठीक है, ये क्या है? क्रीड़ा शैल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रौंचरंद की। क्रौंचरंद क्या है? गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर यह एक स्थल है। ठीक है, बात करते हैं गंधमादन की। गंधमादन क्या है? भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी है। ठीक है, अगर बात आ जाए कि गंधमादन क्या है
तो आप क्या बताएंगे? गंधमादन जो है वो भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी हुई एक पहाड़ी है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रभव अचल की। अब प्रभव अचल क्या है? कनखल से कैलाश की ओर स्थित पर्वत है ये। ठीक है। जो प्रभव अचल है वो कनखल से कैलाश की ओर स्थित एक पर्वत का नाम है। ठीक है। दूसरा सुमेरु। सुमेरु क्या है? मेरु या सुमेरु को कैलाश व गंधमादन के समीप बताया गया है। ठीक है। ये भी एक पर्वत है और इसे मेरु या फिर सुमेरु के या मेरु या सुमेरु को कैलाश और गंधमादन इन दोनों के समीप बताया गया है। ठीक है। दूसरा गंगा जी। अब गंगा जी का स्रोत को कालिदास ने प्रभव अचल माना है। ठीक है। जो गंगा जी हैं, गंगा जी के स्रोत को कालिदास ने क्या माना? प्रभव अचल माना है। ठीक है। ये तो बात थी अन्य स्थलों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप चर्चा करते हैं उत्तराखंड क्षेत्र की जानकारी के अभिलेखीय स्रोत। ठीक है। जो अभिलेखीय स्रोत हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो होता है अभिलेख। ठीक है। तात्कालिक अभिलेखित शैलखंड या ताम्रपत्र उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में पाए गए हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गोपेश्वर त्रिशूल की। गोपेश्वर त्रिशूल जो है वो चमोली में स्थित है। ठीक है। ये जो है रुद्र शिव के मंदिर से अभिलेखित त्रिशूल यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? रुद्र शिव के मंदिर से अभिलेखित त्रिशूल। और इसमें जिसमें कि 2 अभिलेख मौजूद हैं। कौन कौन से? गणपतिनाथ, अशोक चल का। बात करते हैं इन अभिलेखों में से स्कंदनाथ, विभुनाथ तथा अंशुनाथ नागवंशीय शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो कालसी शिलालेख की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा अभिलेख है वो है कालसी शिलालेख। ठीक है। कालसी शिलालेख की हम बात करें तो अशोक ने उत्तरी सीमा पर, जो अशोक थे हमारे सम्राट थे, हम लोग जानते हैं, इतिहास में हम इसे पढ़ेंगे, तो जो हमारे सम्राट अशोक थे, ठीक है, अशोक ने उत्तरी सीमा पर 257 ईसा पूर्व में टोंस व यमुना नदी के संगम पर कालसी नामक स्थान पर शिलालेख स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, इस इतने से वाक्य में कितने सारे प्रश्न बन गए। अब बात करते हैं खोज की। तो इनकी जो खोज हुई थी वो 1860 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। इसमें एक लेख, जो इसका जो लेख है वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है। और इसमें जो ब्राह्मी लिपि है उसे भी प्रयुक्त किया गया है। अगर प्रश्न बनता है कि कालसी शिलालेख का जो है वो कौन सी भाषा में है, तो प्राकृत भाषा। आइए दोस्तों, इस अभिलेख पर हम अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस अभिलेख में क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था। जो क्षेत्र हुआ करते थे उन्हें अपरांत कहा जाता था। और क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, लोगों को पुलिंद कहा जाता था। ठीक है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने घोषणा की कि उसने मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। ठीक है। और पहली बात तो यह है कि उसने मनुष्यों की और पशुओं की चिकित्सा की, इलाज की व्यवस्था कर दी है। ठीक है। दूसरी बात, उसमें सम्राट ने अपील की है कि हिंसा त्याग कर अहिंसा को अपनाया जाए। ठीक है। ये उसने घोषणा करी थी। तो प्रश्न बहुत सारे, इन 3-4 प्रश्न इस 2 लाइनों में बन जाएंगे। तो आप अच्छे से हर एक बिंदु को पढ़ लें और समझ लें। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख की। ठीक है। अगर हम राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख की बात करें तो लाखा मंडल देहरादून के लक्षेश्वर शिव मंदिर से 5वीं सदी से प्राप्त ये अभिलेख है। दूसरा, इसमें संभवतः यादव राजकुमारी थीं। ठीक है। और इनके द्वारा यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। इनके अनुसार ये जो राजकुमारी थीं, इनके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बागेश्वर शिलालेख की। बागेश्वर शिलालेख की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बागेश्वर के शिव मंदिर की। देखिए, जो बागेश्वर का शिव मंदिर है, बागेश्वर के शिव मंदिर से कथ्यूरी राजा भूदेव हुआ करते थे। उनके लेख का
लेख, उनका जो लेख है वो यहाँ से प्राप्त है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त है? बागेश्वर शिलालेख से। दूसरी बात, इसमें 8 राजाओं के नाम लिखित हैं। इसमें कितने राजाओं के नाम लिखित हैं? इसमें 8 राजाओं के नाम लिखित हैं। इनके अनुसार जो प्रथम कत्यूरी शासक थे, ठीक है, जो ये जो अभिलेख है इसके अनुसार प्रथम कत्यूरी शासक थे वो थे बसंत देव थे। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पांडुकेश्वर ताम्रलेख की। ठीक है, अगर हम ताम्रलेख की बात करें तो बद्रीनाथ के निकट पांडुकेश्वर मंदिर में 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, इसमें कत्यूरियों की राजधानी का उल्लेख है और कत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, तीसरी बात, एक ताम्रपत्र में लेखक जो थे वो गंगाभद्र का नाम है। ठीक है, इस ताम्रपत्र में जो लेखक गंगाभद्र हैं उनके नाम का भी वर्णन किया गया है। चौथी बात, इन ताम्रलेखों का उल्लेखन ललित सुरदेव ने करवाया। ताम्रलेखों का उल्लेखन किसने करवाया? ललित सुरदेव ने करवाया। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं धारशिला शिलालेख पर। धारशिला शिलालेख की बात करें हम तो रूखी मठ, ठीक है, ऊखी मठ में स्थित पंवार शासक अनंतपाल का अभिलेख है ये। ठीक है, किसका अभिलेख है? ऊखी मठ में स्थित पंवार शासक अनंतपाल का। ये गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, ये किससे? गढ़वाल क्षेत्र से सबसे प्राचीन अभिलेख है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्र की। अगर हम कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्र की बात करें तो चंपावत और बैजनाथ से प्राप्त हुए हैं ये। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंपावत और बैजनाथ से। इन लेखों से राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर और सहणपाल के बोधगया पर, बोधगया शिलालेख से भी उत्तराखंड का इतिहास झलकता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में और उत्तराखंड का नाम कर्तपुर मिलता है। देखिए जो हमारे अभिलेख हैं, इन अभिलेखों के अतिरिक्त समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और सहणपाल का बोधगया शिलालेख से भी उत्तराखंड का इतिहास का वर्णन मिलता है। वहाँ पर इनके अभिलेखों में भी उत्तराखंड की चर्चा करी गई है, उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है। इनके अभिलेखों से भी उत्तराखंड का इतिहास पता चलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में और जो उत्तराखंड है उसका नाम कर्तपुर मिला है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति प्रयाग है उसमें उत्तराखंड का नाम कर्तपुर मिला है। तो प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का नाम कर्तपुर किसके अभिलेख से मिलता है? तो वो समुद्रगुप्त के अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से मिलता है? तो वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। टॉपिक समाप्त होने से पहले मैं आपको एक प्रश्न दूंगी, ये आपका होमवर्क है और आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न का आंसर देंगे। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, द्वारा हाट अल्मोड़ा में शैल चित्रांकन की खोज किसके द्वारा और कब की गई? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1856 में मठपाल के द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1877 में रिवेट कारनाक के द्वारा और आपका तीसरा ऑप्शन है 1856 में JW हेनवुड के द्वारा और आपका चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, सुनी होगी तो आप इसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिए।